आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें आईटीआई ट्रेड जो कि है आपका आईसीटीसीएसएम, जो कि आपको बता दें चैप्टर 1 यानी फर्स्ट ईयर का क्लास आज शुरू हो रहा है। तो आपको बता दें इसमें पढ़ना है आपको ट्रेड ट्रेड परिचय एवं सावधानियां पढ़ना है। ट्रेड परिचय एवं सावधानियां पढ़ना है, जो कि आपको आपको ट्रेड से संबंधित ही जानकारी है। जैसे कि हम लोग इस ट्रेड में क्या सावधानी बरतना चाहिए, कैसे उसमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग बारीकी ढंग से देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि परिचय इंट्रोडक्शन क्या दिया जा रहा है, यानी वर्तमान वर्तमान परिदृश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पर्याय बन चुका है। यानी सूचना का हमेशा आदान प्रदान करने का ये पर्याय बन चुका है। ठीक है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी का अत्यधिक विकास होने के कारण अब बिना तारों के भी सूचनाओं का संचरण किया जाता है। यानी अब दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, यानी सूचना का बढ़ोतरी होते जा रहा है ना। यानी अब बिना तार के माध्यम से भी अब सूचना को हम यहाँ से वहाँ भेजने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संचार प्रणाली में सूचनाओं का एक स्थान से किसी अन्य स्थान को ट्रांसमिशन एवं अभिग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक जगह से क्या किया जाता है, दूसरे जगह तक यानी अपनी बात को पहुंचाया जाता है। देखिए, संचार क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई भी बात को पहुंचाना ही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक स्थान से अन्य स्थान में प्रेषित किया जाता है। इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कंप्यूटरों और कृत्रिम उपग्रहों इत्यादि का निर्वहन उपयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कंप्यूटर सूचना एवं संचार के क्षेत्र की मुख्य आवश्यकता बन चुका है, जिसका मुख्य कार्य आंकड़ों या डाटा को ग्रहण करके अपनी स्मृति में सुरक्षित रखना और आवश्यक पड़ने पर उसे अपनी स्मृति से निकाल कर उचित रूप से प्रदर्शित करना या उससे उपयोगी जानकारी निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपको आगे बताते हैं आपको। और इसमें आवश्यकता पड़ने पर उसे अपनी स्मृति में क्या करना है, निकाल कर उचित रूप में प्रदर्शित करना है, उसे उपयोगी जानकारी निकालना है। किसी भी ट्रेड की सफलता के लिए उसमें उसमें आपको क्या संबंधित सुरक्षा एवं सावधानियों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी कि इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ट्रेड परिचय यानी सुरक्षा सावधानियां, यानी कि कोई भी ट्रेड में आपको सुरक्षा सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि सभी कार्य बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके। यानी कोई खराबी यानी कोई चोट से कोई कुछ से माने हमारे से बचा जा सके, है ना। इसलिए सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। अतः प्रस्तुत अध्याय में ट्रेड के इन सभी पहलुओं का समायोजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है एक में देखिए, संस्थान से आत्मसात समीकरण यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के दो वर्षीय, यानी ये जो ट्रेड आपको है, यहाँ पे थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो ट्रेड आपका है ना, ये ट्रेड आपका कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड के आपका अंतर्गत हम कंप्यूटर संचार प्रणाली एवं नेटवर्किंग एवं उससे संबंधित अनुरक्षण इत्यादि की भी विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। इसमें क्या क्या आपको जानकारी मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा आपका, संचार प्रणाली या नेटवर्किंग से संबंधित आपको इसमें जानकारी मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए।
उदाहरण के लिए हम हमारे विद्युत या टेलीफोन के बिल कंप्यूटर द्वारा तैयार कर भेजे जाते हैं। रेलगाड़ी और हवाई जहाज में सीटों का आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है और बैंकों में अधिकतर कार्य कंप्यूटर की सहायता से ही क्या किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। यहाँ तक कि जब हम किसी बड़ी बड़ी दुकान पर खरीदारी करने जाते हैं तो उसका बिल भी कंप्यूटर से बनाया जाता है। तात्पर्य यह है कि अब कंप्यूटर गिनी चुनी जगहों पर काम में क्या आने वाली दुर्लभ मशीन अब मात्र नहीं रह गया है। अब तो स्कूटर, टेलीफोन, टीवी, मोटर आदि की तरह घरेलू उपयोग की वस्तु बना जा रहा है। यानी कि अब क्या है कि स्कूटर और टेलीफोन के जैसे ही अब क्या यानी कंप्यूटर ही घरेलू चीज हो गया है। हर घर में आपको कंप्यूटर अभी दिख जाता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं विद्युत सुरक्षा यानी इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी हम लोग कैसे करते हैं ना। चलिए बताते हैं आपको। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत जो है क्या है, एक ऊर्जा है जिससे उनके अनुप्रयोग हो यानी ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा आदि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। ऊर्जा किस किस के अनुभव में किस किस का अनुभव किया जा सकता है? ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा आदि के रूप में इसका अनुभव किया जा सकता है। अन्य ऊर्जा की भांति ही इस ऊर्जा को भी अन्य ऊर्जा के रूपांतरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ विद्युत एवं बहुउपयोगी ऊर्जा, वहीं यह मनुष्य के जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है। किसी भी असावधानी अथवा सुरक्षात्मक उपाय के अभाव में मनुष्य के शरीर में विद्युत यह मनुष्य के जीवन के लिए घातक है, यानी धारा प्रवाह स्थापित होने से उनके जीवन के लिए घातक हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि वैद्युतिक स्थापनाओं एवं उपकरणों से सभी सुरक्षात्मक उपाय बनाए जाए और विद्युत संबंधित कार्य से जुड़ी सभी जानकारी सुरक्षात्मक सावधानी का अनुपालन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आगे इसमें एक एक करके इसमें क्या कहा जा रहा है, यानी इसमें देखिए कार्यशाला में विद्युतकारों को विद्युत से बचाव के लिए निम्न सुरक्षात्मक सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए। यानी क्या क्या अनुपालन, यानी सुरक्षा से यानी हम लोग को सावधानी रख करके यानी सुरक्षा से बचना चाहिए। तो एक नंबर देख लीजिए, कार्यशाला में प्रयुक्त पोशाक पहनकर ही जाए एवं सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करें। ठीक है, और 2 नंबर में क्या है, प्रत्येक कार्य के लिए सही औजार का सही विधि से प्रयोग करें। यानी कि जो भी औजार होगा उसको सही ढंग से उसका प्रयोग करना है, यानी उसको अगर गलत तरह से अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान पहुंच सकता है। और 3 नंबर देखिए, किसी मेन स्विच को तब तक ऑन न करें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि उस स्विच से संबंधित लाइन पर कोई कुछ व्यक्ति वहां पे कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, 4 में देखिए, यानी किसी वैद्युत मशीन अथवा उपकरण को तब तक न छुए जब तक कि यह सुनिश्चित न कर ले कि उसकी बॉडी में विद्युत धारा अनैच्छिक प्रवाह हो तो नहीं रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी पहले कर लेना पड़ेगा, है ना। वैद्युत मशीनों में अथवा उपकरणों पर कार्य करते समय स्वयं रबर के जूते, यानी कि विद्युत वाला कार्य जब करते समय क्या करना चाहिए, रबर के जूते, रबर की चटाई, सूखी लकड़ी के फर्नीचर आदि की सहायता से भू संपर्क से पृथक रहना चाहिए, यानी उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, और देखिए 6 में क्या कर रहे हैं, फ्यूज वायर बदलने से पूर्व मेन स्विच को ऑफ कर लेना चाहिए। अगर फ्यूज का अगर वायर अगर चेंज किया जा रहा है उस समय क्या करना चाहिए, यानी स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। आगे देखिए, वायरिंग करते समय फिर तार को सदैव स्विच के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, 8 में देखिए, इसमें कह रहा है किसी विद्युत उपकरण का स्थान परिवर्तित करने से पूर्व उसे विद्युत स्वतंत्र को संयोजित कर देना चाहिए। और 9 में देखिए, अब 9 में कह रहा है किसी विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने के लिए उसे प्लग टॉप को पकड़कर खींचे, ना कि उसी मेन लीड को। ठीक है, ये सब गलती नहीं करना चाहिए। किसी विद्युत उपकरण का प्लग टॉप परिवर्तित करते
समय मेन लीड के फेज न्यूट्रल तथा अर्थ तारों को प्लग टॉप के पिनों में इस प्रकार कसे कि वे सॉकेट के क्रमशः फेज न्यूट्रल तथा अर्थ तारों से ही संपर्क हो। ठीक है, संपर्क करें। 11 में क्या कह रहा है, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, आपको बताते हैं। 11 में क्या कर रहे हैं देखिए, इसमें कह रहा है बिना पर्याप्त कारण के किसी विद्युत उपकरण अथवा मशीन के साथ छेड़छाड़ ना करें। यानी विद्युत जो मशीन है उसको छेड़छाड़ भी आपको नहीं करना है, नहीं तो इससे भी दिक्कत हो सकता है। विद्युत वायरिंग अथवा मरम्मत करते समय विद्युत मशीनों अथवा उपकरणों से धात्विक खोल को आवश्यक रूप से अर्थ करे, यानी उसको हटा देना चाहिए। उस समय पोल या टावर पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग करें, यानी उस समय अगर पोल पे अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उस समय सुरक्षा पेटी का यानी सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, चालू विद्युत लाइन पर कार्य करते समय इंसुलेटिंग औजार अथवा हाथों में रबर के दस्ताने यानी हैंड ग्लव्स का प्रयोग करें। ठीक है, 15 में देख लीजिए, किसी विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह उपकरण पूर्णतः ठीक सप्लाई देने योग्य है और उसके धात्विक भाग अर्थ है। ठीक है, इस तरह से सब सावधानियां बरतने की जरूरत है। चलिए अब आगे हम आपको ले चलते हैं, और इसमें क्या कहा जा रहा है, भार, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ देखिए, इसमें कह रहा है कि भार उठाने हेतु सुरक्षा सावधानियां, यानी भार उठाते टाइम क्या क्या, कोई वजन उठाते टाइम क्या करना चाहिए, कौन कौन सा सावधानियां बरतना चाहिए, उसी के ऊपर बताया जाएगा आपको। देखिए, इसमें कह रहा है कार्यशाला में भारी उपकरणों एवं मशीनों को उठाने एवं एक स्थान से अन्य स्थान पर उनका हस्तांतरण करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि एक जगह से सामान दूसरे जगह ले जाते टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं। एक में क्या है, श्रमिकों को अपना सामर्थ्य को ध्यान में रखकर ही बोझ उठाना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपका कमजोर है तो आप उससे उसी हिसाब से वजन उठवाना चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत हो जाए, सार्थ या अधिक बोझ न उठवाएं। 2 में देख लीजिए, ये अधिक भारी मशीनों उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए आपको, ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए, यानी एक स्थान से दूसरे जगह ले जाने के लिए कोई भी वस्तु को। कार्यशाला एवं फर्श पर ग्रीस एवं तेल इत्यादि गिरे हुए नहीं होने चाहिए, यानी ग्रीस तेल अगर नीचे गिरा होगा तो भी दिक्कत हो सकता है। इसके कारण भार लेते जाते समय उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाएं से बचा जा सकता है। अगर ये सब गिरा हुआ रहेगा तो दुर्घटना भी घट सकता है। ठीक है, 4 में देख लीजिए, भार उठाते समय पीठ को अधिक से अधिक सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी भार कभी भी उठाने पर यानी शरीर को लूज नहीं करना चाहिए, यानी सीधा ही रहना चाहिए। 5 में देखिए, भारी मशीनों के स्थान के लिए जहां तक संभव हो आधुनिक प्रणाली जैसे फॉर्क लिफ्ट, ट्रक बेल्ट, ट्रक या ट्रॉली इत्यादि का प्रयोग लानी चाहिए। यानी कि हम लोग को कोई भी चीज को उठाते समय, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते समय क्या करना चाहिए, ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, इसमें आपको दिया जा रहा है प्राथमिक उपचार। अगर ये सब अगर कुछ हो जाता है तो पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। अगर किसी को सावधानी बरतने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए, तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए, इसमें बताया जा रहा है किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या डॉक्टर के आगमन से पूर्व किए जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। देखिए, अगर अचानक कुछ हो गया तो पहले तो डॉक्टर नहीं ना जाएगा, तो डॉक्टर नहीं आ जाएगा तो उससे पहले जो उपचार जो किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो इस कार्य के लिए कार्यशाला फर्स्ट एंड बॉक्स स्ट्रेचर आदि वस्तुएं आवश्यक रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के उपकरण के लिए
सहायता के द्वारा डॉक्टरों को बुलाएं और डॉक्टरों के आने से पूर्व निम्नलिखित प्राथमिक उपचार प्रारंभ करें। यानी क्या, डॉक्टर को बुलाने के पहले ही आप अपना तो कुछ न कुछ उपचार बनता है ना। तो क्या क्या इसमें होता है चलिए बताते हैं। देखिए, पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा दें। यानी देखिए, जो व्यक्ति को कुछ हुआ है उसको क्या करना चाहिए, चारों बगल से भीड़ को हटा देना चाहिए, जिससे कि उसे स्वच्छ वायु मिल सके, यानी उसको बढ़िया हवा मिल सके। ठीक है, भीड़ नहीं लगाना चाहिए। पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकाल दे। यानी अगर व्यक्ति के मुंह में अगर पान, अगर तंबाकू जो भी अगर मुंह में, उसे पहले निकाल देना चाहिए, जिससे कि उसे श्वास लेने में कठिनाई ना हो। चलिए, 2 नंबर हो चुका है। 3 देखिए, पीड़ित के छलों अथवा जले अंगों का स्वच्छ कपड़े अथवा कागज से ढका दे, जिससे कि उन पर मक्खी, मच्छर आदि न बैठे और पीड़ित के शरीर में अन्य बीमारी न फैल सके। यानी उस समय क्या करना चाहिए, एक चादर उड़ा देना चाहिए। 4 नंबर देख लीजिए आप। यानी पीड़ित यदि हम कमरे में हो तो खिड़की, दरवाजे आदि खोल दे। अगर कमरे में अगर कोई व्यक्ति को इस तरह से दुर्घटना घट गया है तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए, खिड़की को खोल देना चाहिए, जिससे कि स्वच्छ वायु का निर्बाध आवागमन हो सके। पीड़ित को सर्दी से बचाए और उसे पलंग, दरी, चटाई आदि पर लिटा करके कंबल उड़ा दे। यानी ठीक है, परंतु उसका मुंह उघड़ा रहे, यानी मुंह को उघाड़ देना चाहिए, जो कि वह अच्छा ढंग से सांस ले सके। 6 नंबर देख लीजिए, पीड़ित को यदि श्वास लेने में कठिनाई पीड़ित होती हो तो कृत्रिम श्वास प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। ठीक है, अगर श्वास लेने में अगर दिक्कत हो रहा है तो वो सांस का कुछ हेल्प कर दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब क्या है, प्राथमिक जब उपचार हेतु क्या, कौन सा किट का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ठीक है, सेफ्टी किट ऑफ फर्स्ट एड। ठीक, कार्य आगे आपको बताते हैं। देखिए, और इसमें कहा जा रहा है कि कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों को कभी भी हल्की या गंभीर चोट आ सकती है। यानी कि कार्य करते हुए कभी भी कहीं भी उसको क्या हो सकता है, यानी हल्की भी चोट आ सकती है, भारी भी चोट आ सकती है। ठीक है, चलिए, इसलिए जरूरी है कि प्राथमिक उपचार की कुछ विशेषता एवं सामग्री एवं दवाएं सुरक्षा किट के रूप में वहां पर हर समय उपलब्ध रहे। यानी कि कुछ न कुछ दवा वहाँ पे जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे रखनी चाहिए। इन सामग्रियों एवं दवाओं के तुरंत प्रयोग से घायल व्यक्ति को बहुत राहत पहुँचती है। ये निम्न प्रकार है। ठीक है, जो कि टिकचर आयोडीन, यानी मैक्वरी क्रोम, बर्नल, टिक्चर बेजिन, डेल्टॉल, ठीक है, कपूर, दर्दनाक औषधियाँ जैसे आदि, ये सब क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। मूर्छा दूर करने की औषधियाँ, पट्टियाँ, जालीदार कपड़ा, रुई, सेफ्टी पिन, कच्चा प्लास्टर, लकड़ी की छोटी पट्टियाँ, ग्लास टॉपर, और क्या, कैंची, छोटा छोटा चाकू, क्या करना चाहिए, छोटा चाकू एवं नेत्र शोध सामग्री इत्यादि प्राथमिक क्या है, प्राथमिक उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली सुरक्षा किट में अवश्य होने चाहिए। ये सब यानी जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है, जो कि रक्त स्राव तथा उसका नियंत्रण। अगर रक्त निकल रहा है, यानी कि ब्लड, है ना, ब्लड निकल रहा है, उस समय क्या करना चाहिए। तो बताते हैं, किसी भी श्रमिक को कार्यशाला में कार्य करते हुए किसी भी समय चोट लग सकती है। चोट कार्यशाला में लगे या घर से बाहर किसी वाहन से टकराने से अनेक प्रकार या देखा गया है कि छोटी सी चोट भी घातक सिद्ध हो जाती है। यानी छोटा सा भी चोट बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है और मानसिक रूप से सदमा पहुंचा सकती है। यानी वो सदमा का भी शिकार हो सकता है एवं उसे मृत्यु तक हो सकती है। चोट के इन दुष्परिणामों से बचने का एक ही उपाय है कि उसे होने वाले रक्तस्राव को जल्दी बंद किया जाए।
तो कैसे बंद होगा? कुछ न कुछ तो उपाय होगा ना। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त दबाव वाहिकाओं द्वारा घूमता रहता है। चोट लगने पर जब ये वाहिका टूट फूट जाती है तो रक्त स्राव होने लगता है। वैसे तो हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि रक्त का स्राव स्वतः रुक जाए। वास्तव में हमारा शरीर ऐसा करता भी है कि कभी कभी इस प्रयत्नों में सफलता नहीं मिलती है। उस समय बाहरी प्रयत्नों से रक्त स्राव को रोकना आवश्यक हो सकता है। रक्त स्राव को रोकने की जानकारी से पूर्व विभिन्न प्रकार के रक्त स्राव के बारे में जानकारी भी होनी आवश्यक है। यानी इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए एक एक करके आपको हम बता देते हैं। इसमें क्या है आपको, यानी धमनियों, शिरा एवं कोशिकाओं के रक्तस्राव आरंभ हो सकता है। कोशिकाओं में रक्तस्राव उसी समय होता है जब हमें मामूली खरोच या चोट आदि लगी हो। ठीक है, दो में देख लीजिए, धमनियों से भी रक्तस्राव हो सकता है। यह रक्त चमकीले लाल रंग का होता है और रक्त झटके के साथ तेजी से निकलता है, जबकि शिराओं से होने वाला रक्तस्राव धीरे धीरे नियंत्रित होता है और उसका रंग अपेक्षाकृत गहरा लाल अर्थात मैरून रंग का होता है। और देखिए 3 में क्या बोला जा रहा है, शिराओं से निकलने वाले रक्त का रंग इनमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है तो उसका रंग अधिक क्या होगा, यानी काला होता चला जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे ले चलते हैं आपको। आगे आपको हम बताते हैं इसमें। हाँ चलिए देखिए, यानी यहीं से आपका है बचा हुआ, यानी एक व्यक्ति शरीर में आमतौर पर 5 से 6 लीटर रक्तस्राव होता है। यानी कम से कम एक वयस्क मनुष्य को साथ में कितना लीटर क्या होता है, रक्त यानी खून होता है, तो 5 से 6 लीटर। इसमें यदि किसी कारणवश 1 लीटर रक्त निकल जाता है तो स्थिति चिंता हो जाती है। बच्चे के शरीर में 5 लीटर खून का निकलना भी उनके लिए घातक हो सकता है। आमतौर से इतना अधिक रक्त बहने से बाहरी स्राव स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि पीड़ित व्यक्ति के चेहरे पर सदमा दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में चोटग्रस्त व्यक्ति को प्रथम चिकित्सा देना अनिवार्य होता है। आगे बाहरी रक्तस्राव को रोकने की कुछ विधियां बताई गई है, यानी उसे रक्तस्राव को रोकना के कैसे कुछ विधियां बताया गया है। चलिए उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, बाह्य रक्तस्राव यानी बाहर निकलना, यानी एक्सटर्नल ब्लडिंग है ना। तो इसमें एक्सटर्नल ब्लडिंग कैसे होता है, बाह्य रक्तस्राव नख, सिर छूटने से तथा अस्थि भंग से, किसी अंग के कट जाने, क्या ठोकर लगने आदि जैसे खुले घावों से होता है। अधिकांश परिस्थिति में 6 से 10 मिनट के अंदर रक्त को थक्के बनने लगते हैं, जिससे खून बहना स्वतः ही बंद हो जाता है। खून जमने की प्रक्रिया से क्षतिग्रस्त वाहिका कटे हुए या चोटग्रस्त सिरे एवं संकुचित हो जाती है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। खून बिम्पाणु और पाइबरीन के संयोजन से जमता है, जिससे थक्का बनाना कहते हैं। थक्का आकार में बढ़कर क्षतिग्रस्त भाग को बंद कर देता है। यदि कोई बड़ी रक्त वाहिका कट फट जाती है तो थक्का स्वतः ही इसका प्रतिरोध करता है। ठीक है, कभी कभी रक्त वाहिका का केवल एक भाग ही फटता है। उस समय वाहिका भित्ति ने तो फैलती है और न ही संकुचित होती है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक उपचार द्वारा ही खून बहना रोकना चाहिए। कभी कभी खून से तेजी से बहता है और ऐसे समय में यदि रक्तस्राव बंद होने का इंतजार ही नहीं करते रह जाए तो थक्का बनने की समस्या प्रक्रिया से होने से पहले या अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, नियंत्रण, इसको अब नियंत्रण आखिर कैसे रखा जाएगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कंट्रोल है ना, नियंत्रण यानी कंट्रोल, यानी बाहर रक्तस्राव को रोकने की निम्नलिखित विधियां है। यानी इसका विधि भी है कि अगर रक्तस्राव अगर हो रहा है तो कैसे हम लोग रोक सकते हैं। घाव के ऊपर हाथ एवं उंगली से प्रेशर ड्रेसिंग
स्थानीय दबाव डालकर या विधि रक्तस्राव को रोकने के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पाई गई है। घाव के चारों ओर कसकर कपड़ा लपेटने से रक्तस्राव वाले स्थान पर दबाव अच्छी तरह पड़ता है। यदि इसके बाद भी खून बहना बंद नहीं होता है तो घाव पर पट्टी बांधनी चाहिए। क्या कर देना चाहिए उस समय? घाव पर पट्टी बांध देना चाहिए। इसी बारे में एक बात पर ध्यान दें कि घाव पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, यानी कि उस घाव पे दबाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। घाव पर हाथ से धीरे धीरे दबाव डालना चाहिए और घाव पर पैड रखते जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से और आगे भी आपको बता रहे हैं क्या क्या इसमें है। देखिए इसमें 2 में क्या बोला जा रहा है, दाब स्थल यानी प्रेशर पॉइंट, यानी नियंत्रण उन परिस्थितियों में जहां प्रेशर ड्रेसिंग उपलब्ध नहीं है, यानी रक्तस्राव नहीं रुक पाता। उस जरूरत पड़ने पर रक्तस्राव कम करने या रोकने के लिए घाव की समीपस्थ धमनी पर दबाव डाला जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर यानी टर्निकेट। असामान्य परिस्थिति में घाव पर टू टूनिकेट पट्टी बांधनी चाहिए। यह एक विशेष प्रकार की पट्टी होती है। यह अत्यधिक कसकर बांधी जाती है। पट्टी कसने के लिए पट्टी की 2 तहों के बीच पेंसिल जैसी वस्तुएं क्या फंसाकर उसे 2 या 3 बार घुमा दिया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन सांप के काटने जैसी दुर्घटनाओं में इसे विष आदि फैलने की संभावना अधिक होती है। टूनिकेट का प्रयोग जरूरी हो सकता है, यानी टूनिकेट का प्रयोग जरूरी यानी करना पड़ेगा। टूनिकेट आमतौर पर आधे घंटे से अधिक समय तक नहीं कसी रहनी चाहिए, अतः इसके लिए टूनिकेट बांधने का समय चोट कर आवश्यक है। आमतौर से यह समय दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के माथे पर लिख दिया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें महत्व बिंदु कौन कौन है। टूनिकेट के उपयोग में कुछ अन्य बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए जो कि निम्नलिखित है। तो एक में क्या कहा जा रहा है, चौड़ी से चौड़ी पट्टी का प्रयोग करना, चौड़ा पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। तार जैसी कोई वस्तु जिससे त्वचा कटने का डर हो उनके उपयोग नहीं करना चाहिए। 3 में देखिए चिकित्सा के आने तक टूनिकेट को खोलना नहीं चाहिए, यानी जब तक ले क्या यानी चिकित्सा के पास तक नहीं आए तब तक ले वो नहीं खोलना चाहिए। आगे देखिए टूनिकेट को पट्टी को से ढांक कर नहीं रखना चाहिए, यानी उसको ढांकना भी नहीं है। और 5 में क्या है, घुटने और कोहनी के बीच के नीचे अथवा बिल्कुल त्वचा के साथ टूनिकेट कभी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि इसके दबाव से नियंत्रण क्या होता है, निषेध सकती है। ठीक है, आगे चलिए ले चलते हैं आपको। आगे आपको क्या इसमें कहा जा रहा है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, लकड़ी की पट्टी, यानी लकड़ी की पट्टी दुर्घटना से हड्डी टूट जाने पर कभी कभी टूटी हड्डी के निचले भाग आसपास की मांसपेशियों में क्या धंस जाती है। इससे पेशिया की रक्तस्राव वाहिका कट जाती है और लगातार रक्तस्राव होने लगता है। इस स्थिति में टूटी हड्डी के एक और लकड़ी की फट्टी या तख्ता रखकर उस पर कसकर पट्टी क्या करना चाहिए, बांध देना श्रेयस्कर होता है, जिससे रक्तस्राव रुक सकता है। यानी उसमें फट्टी लगा करके क्या करना चाहिए था, बांध देना चाहिए। ठीक है, नक सिर छूटना यानी नाक से खून बहना एक आम बात है, लेकिन कभी कभी नाक से बहने वाले खून की थोड़ी सी मात्रा भी आदमी मूर्छित कर देती है। नाक से थोड़ी मात्रा में ही रक्त बहकर आता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अधिक खून नाक से गले में हुए पेट में चला जाए, तो इस दशा में रोगी के शरीर में सूजन आ जाती है और फिर उसे खून के कतारों की उल्टी लग जाती है। यानी कि वो क्या होता है, अचानक वो रक्तस्राव जो हो रहा है वो बाहर नहीं होकर के वो पेट में हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, पेट में सूजन का शिकार हो जाता है व्यक्ति। नक सिर के कई बार गंभीर कारण होते हैं, जैसे सिर की हड्डी टूट जाना, चेहरे पर चोट, साइटिस, नाक के अंदर संक्रमण, रक्तदाब आदि। ठीक है, सिर की चोट छोड़कर आदि अन्य कारणों से खून बहता है तो खून रोकने के लिए
निम्न उपाय करें। यानी अगर इस तरह से हो रहा है तो निम्न उपाय करना चाहिए, जो कि कौन कौन सा उपाय है। तो देखिए, नाक पर उंगली से दबाव डालना चाहिए, रोगी को बैठा देना चाहिए जिससे खून गले और फेफड़े में न पहुंचे। उस समय क्या करना चाहिए, रोगी को बैठा देना चाहिए। नाक के ऊपर बर्फ रखनी चाहिए क्योंकि ठंडक पहुंचने से भी रक्तस्राव रुक सकता है। यानी आगे क्या है, विशेषता उच्च रक्तदाब वाले पीड़ित रोगियों को जैसे ऐसी अवस्था में बहुत बेचैन या परेशान हो जाते हैं, अशांत और स्थिर क्या करना चाहिए, अव्यवस्था रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें आंतरिक यानी इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अनेक बार ऐसा होता है कि चोट लगने पर रक्त शरीर के बाहर निकलता और वरना किसी आंतरिक अंग से निकलकर अन्य आंतरिक अंगों जमा होने लगता है। यानी कुछ अलग जगह से निकल कर के अलग जगह पहुंच जाता है। यह स्थिति आमतौर से घातक हो सकती है, ये बहुत घातक माने सिद्ध कर सकते हैं। इस दशा से अनेक बार पीड़ित व्यक्ति को बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत ही वह मर जाता है। मुंह और गुर्दा से अथवा पेशाब के खून आना किसी गंभीर बीमारी या आंतरिक चोट का संकेत है। अगर पेशाब से अगर खून आना तो ये क्या किसी का संकेत देता है, तो चोट का, किस चीज का, चोट का संकेत देता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें देखिए, किसी आंतरिक हड्डी के टूट जाने पर, पेट में फोड़ा होने पर, यानी विकृत या तेली से रक्तस्राव होना, फेफड़े और गुर्दों से रक्तस्राव होने पर। ठीक है, अब देखिए, आंतरिक रक्तस्राव होने पर रोगी सदमे की स्थिति में आ जाता है। उसके निम्न लक्षण हो सकते हैं, जैसे एक में देखिए, नाड़ी की गति धीमी या फिर बहुत तेज हो जाए। और क्या है, 2 में देखिए, रक्त दाब गिरने लगता है। आगे क्या है, 3 में, यानी रोगी को ठंडे पसीने तथा त्वचा पीली पड़ने लगती है। 4 में क्या है, जल्दी जल्दी प्यास लगने और बेचैनी का बढ़ जाना। आगे क्या है, सांस का कभी बहुत तेज और कभी बहुत धीरे चलना, यानी उस समय सांस भी थोड़ा धीरे थोड़ा तेज चलने लगता है। और क्या है, रोगी को मितली आना और उल्टी होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें अब क्या है, यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, यदि समय रहते आंतरिक रक्तस्राव को रोका नहीं जाता तो रोगी की पुतली फैल सकती है, जिसका अर्थ है मृत्यु। यानी पसलियों के टूटने से छाती में आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है और ऐसा होने पर कभी कभी खांसी के थूक के साथ चटकीला लाल रंग का खून आने लगता है, या फेफड़ों में चोट की निशानी है। पेट में चोट लगने से भी उल्टी के साथ चटकीला लाल या गहरा लाल अथवा कॉफी जैसे रंग का रक्त आ सकता है। या कृत अर्थात तली के फटने या उदरीय गुहा में पर्याप्त मात्रा में रक्त एकत्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोगी सदमे की स्थिति में हो जाता है और साथ ही उसका पेट भी फूलने लगता है। यहाँ इस बात की जानकारी देने की उचित होगा कि आंतरिक रक्तस्राव किसी व्यक्ति की हड्डी के असाधारण स्थिति एवं भाग से भी हो सकता है। ऐसा होने पर आसपास के ऊतकों में 1 से अधिक फीट तक रक्त जमा हो सकता है। कूल्हे की हड्डी टूट जाने पर श्रोणि गुहा में रक्त जमा हो जाता है। इस दशा में यदि समय पर उपचार नहीं किया जाता तो रोगी अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मर सकता है। विशेष बात यह है कि इस प्रकार के रक्तस्राव में खून का एक भी कतरा शरीर से बाहर नहीं निकलता। यानी उस अवस्था में आपका शरीर से यानी ब्लड नहीं निकलता, ब्लड जो होता है शरीर के अंदर ही रहता है। कंट्रोल यानी नियंत्रण, आंतरिक रक्तस्राव पर नियंत्रण स्राव के और कारणों पर निर्भर करता है। पैर में होने वाले आंतरिक रक्तस्राव को घटना स्थल पर ही केवल साधारण पट्टी बांधकर नियंत्रित किया जा सकता है। अन्य रक्त से स्थित तरल पदार्थ प्लाज्मा के अंदर एंटीबायोटिक एवं
तथा एंटीबॉडी बी मौजूद होती है। किन्हीं भी स्थिति में आंतरिक रक्तस्राव होने पर रोगी को शीघ्र अस्पताल पहुंचाना श्रेयस्कर होता है, यानी कि उस बहुत जल्द ही अस्पताल यानी व्यक्ति को ले जाना चाहिए। चलिए आगे आपको बता रहे हैं उसमें क्या है, बहुत जल्दी क्या करना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए। इसके बारे में प्राथमिक उपचार को निम्न कारण कार्य करने के लिए चाहिए, यानी कि सबसे पहले मरीज को सदमे का उपचार देना चाहिए। दो में क्या है, दो में रोगी को खाने के लिए कुछ भी ना दें, क्योंकि यह उल्टी कर सकता है। और देखिए अगर व्यक्ति को इस तरह से अगर कुछ हो गया है तो उस अवस्था में आपको क्या देना नहीं चाहिए, यानी उस समय खाना पीना नहीं देना चाहिए। और हो सकता है कि मरीज का ऑपरेशन करना पड़े, उसके फेफड़े विशेष रूप से कॉलर और ब्लड ढीले कर दे, उसे इस स्थिति में लिटाना चाहिए, उसे अधिक से अधिक आराम मिले। रोगी के आसपास के से भीड़ हटा दे और उसके आपस में ताजी हवा आने दे, यानी भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए और व्यक्ति को हवादार जगह पे रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, यदि आपको पूरा विश्वास है कि आंतरिक रक्तस्राव हुआ या भुजा या पैर से ही हो रहा है, तब फटी स्थानीय दबाव या दाब फट्टी लगाकर उसे रोकने का प्रयत्न करें। रोगी को शीघ्र अधिक से अधिक सावधानी और दक्षता के साथ अस्पताल पहुंचा दें। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे इसमें क्या है, देखिए कृत्रिम श्वास क्रिया, यानी श्वास क्रिया कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। कृत्रिम श्वास क्रिया की 3 प्रमुख विधि है, यानी किस तरह से श्वास लिया जाना चाहिए उस टाइम। सिल्वेस्टर विधि, क्या सिल्वेस्टर मेथड, किसी विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटा देना चाहिए, उस पीठ के नीचे ताकिया लगा दिया जाना चाहिए, जिससे अधिक उनका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचे हो जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने पर छल्ले पड़े हो, यानी ये कब किया जाता है, आपका व्यक्ति को जब पीठ पे छल्ले पड़ा हो। देखिए इसी तरह से आपको लेटा दिया जाता है, इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे आपका चित्र दिया गया है। तो अब देखिए इसमें प्रथम स्थिति कैसा होना चाहिए, देखिए पीड़ित के आसपास आपने घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए, उसके दोनों हाथों की हाथ मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधे फैला दें। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएं, यानी उसको हाथ को मोड़ करके उसको सीना पर लाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दूसरी विधि इसमें क्या बोल रहा है, यानी द्वितीय स्थिति, यानी दूसरा विधि के हिसाब से कैसे लेटा हुआ है व्यक्ति को देख लीजिए। दूसरा स्थिति, यानी कि प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डाले, 2 या 3 सेकंड के बाद दबाव हटा ले और पीड़ित के हाथों को उसके की ओर फैला दे, जैसे मुट्ठी खोल दे, यानी उसका क्या करना चाहिए, मुट्ठी को खोल देना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, उस उपयुक्त क्रियाओं को 10 या 12 बार प्रति मिनट की दर से, यानी मिनट, यानी उतना देर में कितना 10 बार करना चाहिए, माने 1 मिनट में, जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए। जब पीड़ित के पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़े के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटने से बाहर की ताज़ी वायु के फेफड़े के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। इस तरह से उसको क्या होता है, यानी सहायता मिल पाता है, वो आसानी से सांस ले पाता है। ठीक, चलिए आगे को बताते हैं, सैफर विधि क्या होता है। सैफर विधि यानी उसको क्या, इस तरह से उसको सुला दिया जाता है व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है ना। चलिए आपको सैफर विधि के बारे में बता देते हैं। इस विधि के पीड़ित को पेट के बल, यानी पेट के बल उसको सुला दिया जाता है और इसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे तकिया, यानी उसके सीने के नीचे क्या रख दिया जाता है, तकिया रख दिया जाता है। और विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर छल्ले पड़े हो, यानी छाला अगर पड़ा हो तो इस स्थिति में उसको उपचार करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रथम स्थिति
पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटने के बराबर बैठा जाए, अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखे कि दोनों हाथ सीधे रहे और उंगलियों आपस में मिली रहे और वे अंगूठे के समकोण बनाए दिए हुए एक चित्र में देखिए दर्शाया गया है, जो कि आपको बताया दिए हैं पहले भी। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए एक ये द्वितीय स्थिति में किस तरह से इसमें आगे की ओर झुके हुए पीड़ित की पीठ पर भार डाले, यानी उस समय क्या करना चाहिए, पीठ पे व्यक्ति को भार डालना चाहिए। 2-3 सेकंड बाद दब को हटा ले और अपने दोनों हाथों को सीधा सीधा कर दें। ठीक है, चित्र में भी आपको दिखा दिया गया है, ठीक, देख लीजिए। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें उपयुक्त क्रियाओं को 10 या 12 बार प्रति मिनट की दर से करना चाहिए, जो कि पहले ही भी बता दिया, दोहराए तभी तक उस श्वास प्रक्रिया सामान्य न हो जाए, यानी जब तक वो सांस लेना शुरू, माने सांस तो ले ही रहा है लेकिन सामान्य लगातार सांस नहीं ले पा रहा है ना, थोड़ा रुक रुक करके ले रहा है, इसलिए जो कि पीड़ित की पीठ दबाव डाला जाता है तो फेफड़े के अंदर वायु की बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की ताजी आयु के फेफड़े के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। इस तरह से उसको श्वास लेने में क्या होता है, सहायता मिल पाता है। मुंह से मुंह में हवा भरना, यानी मुंह से मुंह में क्या करना चाहिए, उस अवस्था में हवा भी भरना चाहिए। पीड़ित को पीठ के बल लिटा ले और क्या पीड़ित व्यक्ति के पीठ के नीचे तकिया आदि लगा दे, जिससे कि उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर और लटक जाए, तब पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर ले, यानी वो पान गुटखा कुछ भी खाया हो तो पहले उसका मुंह साफ करके उसको मुंह, अब उसे खुले मुंह पर महीन कपड़ा रख कर और एक हाथ से उसे उसकी नाक बंद करके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरे। यह ध्यान रखे कि हवा बाहर न निकले पाए और उसके फेफड़े कुछ फूले। वहां के बाहर वहाँ हवा को बाहर निकलने देने के लिए अपना मुंह हटा ले। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं आपको, जो कि अब लास्ट ही है, थोड़ा देख लीजिए। उपयुक्त क्रिया 10 से 12 प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराते हैं जब तक कि उसकी श्वास प्रक्रिया सामान्य न हो जाए। बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े फूलते हैं और ताज़ी वायु अंदर जाती है। मुंह हटा लेने पर अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। आगे देखिए, उपयुक्त विधियों में से तीसरी विधि अधिक प्रचलित हो जाती है, यानी तीसरी विधि जो है कि बहुत प्रचलित होती जा रही है, क्योंकि यह विधि तुरंत आरंभ की जा सकती है, यानी कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल सकता है। इसके साथ ही यह एक प्रभावशाली विधि है, इसके लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती, यानी तुरंत कीजिए, तुरंत इसे खत्म भी किया जा सकता है, जबकि और सब उपचार में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि प्रथम एवं द्वितीय विधि को 1 घंटे से भी अधिक समय तक जारी रखना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आपको बता दें, लगभग आपका यानी 1 चैप्टर यानी आपका यानी सेफ्टी यानी सुरक्षा के बारे में इस ट्रेड में आपको बता दिया गया। तो अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ओके।